हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डायनेमिक फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हिंदी मीडियम की बात करेंगे। इस चैप्टर का हम वन शॉट बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि हाँ वन शॉट आप देख चुके होंगे, अपलोड कर दिया है मैंने। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। तुम्हारा चैप्टर 1 की हम बात कर रहे हैं और चैप्टर 1 का जो नाम है आप जानते हैं, इसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। जो पहला क्वेश्चन इसका है जो आपके आरबीएससी बोर्ड 2015, 18, 20 ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करो। विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करो। ये सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, जहां बड़ा आएगा मैं लिख दूंगा। एक क्वेश्चन ये है। अक्सर वो होता क्या है, विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं तो जैसा हमने पढ़ा है, यदि दो आवेश जो प्रकृति में विपरीत लेकिन परिमाण में समान, या ऐसे कहें दो समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हैं, तो जो निकाय बनता है उसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो मैंने कहा एक माइनस क्यू वाली प्लस क्यू। जनरल एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं तो आप कह सकते हो सर H प्लस Cl माइनस। आप बात कर सकते हैं Na प्लस Cl माइनस। ठीक, आप बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये बात है। तो ये सारे जो है इसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत, क्योंकि दोनों कणों पर आवेश का मान समान है लेकिन प्रकृति अलग अलग है। ठीक, तो आपने कहा सर विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं और उस दूरी हम जनरली क्या लेते हैं 2a। ठीक है, ये तो रहा निकाय विद्युत द्विध्रुव। अब इसकी बात करें, ये भौतिक राशि है, ये एक निकाय है, ये कोई भौतिक राशि नहीं है, ये केवल एक निकाय है। इस निकाय से हम निकालते हैं राशि और ये एक भौतिक राशि है। और वो राशि की बात करें तो क्या कहती है? आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल। आवेश का परिमाण मतलब मान और दोनों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। कुछ बातें याद रखिए जो पूछता है आपके एक मार्क्स में, जैसे कि इस बार आरबीएससी एग्जाम अगर होंगे तो वहां आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएंगे, तो वहां पे आपके पूछ सकता है चीज वो क्या। पहला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। क्या सदिश राशि है? यहां तो क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। क्या बहुत छोटे क्वेश्चन है जो एमसीक्यू पूछ सकता है आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश की अदिश, तो याद रखिए सदिश। दूसरा क्वेश्चन बनता है अगर सदिश है तो दिशा भी होगी, बिल्कुल होगी। दिशा होगी तो कहां से कहां होगी? ये होती है बच्चों माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। अच्छा, और लो, मात्रक बहुत काम के हैं, एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभार। मात्रक की बात करते हैं तो कूलम इनटू मीटर। सीए मतलब की फिलिस्टर नहीं है, ठीक है, सीए मतलब है कूलम इनटू मीटर, ना सेंटीमीटर है। और इसका एक और मात्रक होता है डिवाई। क्या होता है? एक और मात्रक है डिवाई। ठीक है, और रिलेशन की बात करें इसको लिखते हैं डीवी। और रिलेशन की बात करते हैं तो याद रखना एक डिवाई जो है ना वो होता है 3.3 गुणा 10 की घात -30 कूलम इनटू मीटर। सदिश राशि हो गई, मात्रक हो गई। अच्छा, विमा की बात, तो विमा तो निकाल लोगे आप। विमा की बात करें तो m मीटर है, द्रव्यमान है नहीं m0, लंबाई है तो l, और आवेश है तो at, तो क्या हो जाएगा t1 और ये a1। ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है, इसके हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अच्छा और सुनिए, इसके अलावा हम बात करेंगे इसके टाइम में। चलिए आगे बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो सन 2020 में आया था, हमारे 2020 में आया था बोर्ड में। एक नंबर क्वेश्चन है, क्या सुनिए। क्वेश्चन की बात करें तो यह आया था आरबीएससी 2020
अब सर ये है क्या, सुनना। इसकी बात करें तो क्वेश्चन ये था, माध्यम के परावैद्युतांक या परावैद्युतांक, माध्यम के परावैद्युतांक को परिभाषित करो, परावैद्युतांक को परिभाषित करो। अब सर वो क्या है, परावैद्युतांक को परिभाषित करो। अब वो है क्या, सुनना। स्टार्टिंग से बात करते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। कूलाम की बात करते हैं तो कूलाम का जो नियम है, जो बल निकालते हैं कूलाम के नियम से, वो हम निकालते हैं F बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, नॉट मतलब किसके लिए है, ये निर्वात के लिए है। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि बताओ माध्यम में, माध्यम मतलब ये एक आवेश है Q1, ये दूसरा आवेश है Q2 और दोनों निर्वात मतलब बीच में कोई माध्यम नहीं, फ्री है ये, तो बल निकाल लिया हमने। इसको मैं लिख देता हूं आपके लिए F नॉट। लेकिन अगर ये दोनों आवेश है Q1 Q2 और उतनी ही दूरी पर हैं, पहली बात तो स्थिर होंगे तो दूरी बदलेगी नहीं, और दूसरा अगर यहाँ पे कोई माध्यम आ जाए, जैसे माध्यम मान लो कोई लकड़ी की पट्टी आ जाए, कोई कागज की शीट आ जाए, कोई लोहे की प्लेट आ जाए, कोई धातु की प्लेट आ जाए, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला है वो बनता है Fm 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। समझिए, तो निर्वात के लिए F नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर और Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब यहां से अगर मुझे ये देखना है कि बल का मान कम होगा ज्यादा, तो याद रखिए निर्वात में आवेशों के मध्य जो बल होता है ना, वो सर्वाधिक होता है। यहां से एक क्वेश्चन बन गया आपका ऑब्जेक्टिव, क्या पूछ सकता है, दो आवेशों के मध्य बल का मान अधिकतम कब होगा, दो आवेशों के मध्य विद्युत बल का मान अधिकतम कब होगा, तो ऑप्शन देगा वायु में, पानी में, पेट्रोल में, कहीं भी देगा आपको। तो याद रखिए वायु, निर्वात हम वायु को बोलते हैं, तो ये वायु के लिए होगा। दूसरा, माध्यम दो आवेशों के मध्य बल के मान में कमी कब आएगी, तो याद रखिए अगर दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम है तो बल का मान कम होगा। कितना कम होगा ये डिपेंड करेगा इस पर। ये एप्सिलॉन m क्या है, इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। एक बात क्लियर, तो एक क्वेश्चन क्या बन गया यहाँ पे कि कूलाम के नियम का सूत्र क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया कि दो आवेशों के मध्य बल का मान अधिकतम कहां होगा, तो निर्वात में होगा, बिल्कुल हम देख चुके हैं। तीसरा, दो आवेशों के मध्य अगर माध्यम उपस्थित है तो बल का सूत्र क्या होगा, और ये जो मान है बल का, ये किस राशि पर निर्भर करेगा, किस पर करेगा, माध्यम की विद्युतशीलता पर। चलो और सुनो, अगर मैं निर्वात में उपस्थित बल को माध्यम में उपस्थित बल से विभाजित कर दूं तो क्या बोलूंगा मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये पार्ट तो कैंसिल आउट, ये कहां जाएगा ऊपर और ये कहां आएगा नीचे, तो क्या इसको बोलेंगे एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये जो राशि है ना, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन r, और ये एप्सिलॉन r क्या है, इसको हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, और इसी का एक नाम है परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी का एक नाम और है परावैद्युतांक। और इसी की हमने बात की, हमारा जो मेन क्वेश्चन वो ये है, यहां से स्टार्ट है, मैंने आपको स्टार्टिंग से लिया है, बिल्कुल स्टार्टिंग जहां से शुरुआत हुई है। किसी ने अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो माध्यम के परावैद्युतांक को परिभाषित करो, तो ये जो नहीं, इसको बोलते हैं परावैद्युतांक। तो यहां से होता है, क्या होता है, एप्सिलॉन r बराबर F नॉट बटा Fm बराबर एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट। अब दो परिभाषा बनती है, एक आप फॉर्मूला याद करके लिख सकते हैं, क्या, दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल और माध्यम की उपस्थिति में बल का अनुपात। सुनिए ध्यान से मैंने क्या कहा, दो आवेशों के मध्य निर्वात की उपस्थिति में आरोपित बल और माध्यम की उपस्थिति में बल का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है।
जिसे हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युत, लिख के आइए एग्जाम में, इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं और इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। और सुनिए, इससे क्वेश्चन हो सकता है, ये एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि है, विमाहीन प्लस मात्रकहीन राशि होती है, याद रखिएगा। ठीक, जब इसका मान आएगा ना तो 2, 4, 5, 6 आएगा, कहीं भी ये नहीं आएगा कि 2 कूलाम पर, ऐसा कुछ नहीं आएगा। अच्छा, और किताब की बात करें, किताब की बात करते हैं तो किताब में लिखा हुआ है कि माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में कितना कम प्राप्त होता है। तो सुनिए क्या चीज है, आपने कहा F, इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो क्या लिखेंगे, क्या लिख दूं, आपने कहा एप्सिलॉन आर बराबर है एफ नॉट बटा एफ एम। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बोलूंगा, एफ एम गुणा में एप्सिलॉन आर बराबर एफ नॉट। तो यहां से एफ एम क्या हो जाएगा, एफ नॉट बटा एप्सिलॉन आर। तो आपने कहा ठीक है, ध्यान दो, आप इस एफ नॉट से डिवाइड कर रहे हो एप्सिलॉन आर से, तो आपने कहा सर ये एफ एम क्या है, माध्यम में बल। तो सुनिए परिभाषा क्या है, माध्यम की उपस्थिति में निर्वात में आरोपित बल का कितना गुना कम मान प्राप्त होता है, उसे हम बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम की उपस्थिति में निर्वात की तुलना में कितना गुना कम मान प्राप्त होता है, कितना गुना, वापस सुनिए, तो क्या कहा आपने, एफ एम बराबर एफ नॉट, तो मैंने कहा यहां पे कि एप्सिलॉन आर बराबर एफ नॉट बटा में एफ एम। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एफ एम गुणा एप्सिलॉन आर बराबर एफ नॉट, तो यहां से एफ एम होता है एफ नॉट बटा एप्सिलॉन आर। अब सुनिए क्या बनेगा, किताब की बात करें, माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल के 2 आवेश हैं और माध्यम है, तो इस माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल का मान निर्वात की तुलना में कितना गुना कम मिलेगा, कितना गुना कम। जैसे मैंने कहा इसका मान 2 है, तो यहां अगर एफ नॉट है तो 1/2 गुना कम मिलेगा, 1/4 गुना कम मिलेगा, 1/10 गुना। तो माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक, यह 2 गुना कम मिलेगा, यहां 2 गुना, तो याद कर दो कि सर 2 गुना कम मिलेगा जब बोल दो कि निर्वात में बल और उसका 1/2 गुना। ठीक, ये सारी बातें, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। और सुनिए, इसी में एक क्वेश्चन आता है, और क्या आता है, क्वेश्चन ही आता है, यदि 2 आवेशों के मध्य एक धातु की पट्टिका रख दी जाए तो बल का मान कितना होगा। यदि 2 आवेशों के मध्य एक धातु की पट्टिका रख दी जाए, 2 आवेशों के मध्य एक धातु की पट्टिका रख दी जाए तो उनके मध्य आरोपित बल का मान कितना होगा। तो याद रखिए बल का मान 0 होगा। यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। अब सर क्यों, F की बात करते हैं तो माध्यम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपके एग्जाम में यही पूछेगा क्यों ऐसा, पर आपको पता होना चाहिए। आपने पढ़ा है एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई में करूं तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन आर, पुट कर दो। तो जो एफ एम है ना, ये बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। और धातु के लिए याद रखना, धातु के लिए इसका मान क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। तो इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, चलिए समझ में आई बात, चले चले चले। और सुनिए, इसका अलावा एक क्वेश्चन आया था, आवेश का क्वांटीकरण। अब वो क्या है सर, आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणक होगा। मतलब 2 वस्तुओं के मध्य यदि आवेश का स्थानांतरण होता है तो वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, Q बराबर NE।
किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणक होगा। और यहाँ n का मान क्या है, 1 2 3 कहां तक जाएगा, पर। ये n क्या है, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, चलिए और बात करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो बड़ा क्वेश्चन आपके इसमें आता है द्विध्रुव से। और वो क्वेश्चन किस ईयर में आया था, वो क्वेश्चन आपके आया था सन 2012 और 14 में, सन 2012 और 14 में। इसके अलावा एक आया था 15-18 में। तो सुनिए, पहले बात करते हैं 15-18 की। सन 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्या था, द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर, द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। तो सुनिए क्या है क्वेश्चन, ये 15-18 में आया, सप्लीमेंट्री कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट ईयर याद रखिए, लास्ट ईयर सन 2020 में इस चैप्टर से, या कहें कि चैप्टर 1 और 2 से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस बार यहां से क्वेश्चन आ सकता है, अगर आएगा तो भी, और नहीं तो गाउस लॉ से पक्का एक क्वेश्चन देगा वो। ठीक, मतलब चैप्टर 1 और 2 से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, या तो इस बार या नेक्स्ट बार, गारंटी बात है क्वेश्चन आएगा 100%। बहुत काम की चीज है ये। चैप्टर 1 और 2 के दोनों ही, एक तो ये द्विध्रुव वाला टॉपिक, और चैप्टर 2 जो हम करेंगे वन शॉट में, तो वहां गाउस के अनुप्रयोग वाला वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी बात करें, हल्की बात करें तो ठीक है सर, मैंने कहा ये एक द्विध्रुव है ए बी, इसके ए पर है -q आवेश और बी पर है +q आवेश। दोनों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, 2a, और जो मध्य बिंदु है वो क्या है, इसका O। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये मध्य बिंदु है और एक रेखा है जो उसके मध्य बिंदु से गुजरती है और अक्ष रेखा की लंबवत है, तो इसे हम बोलते हैं निरक्ष रेखा। मुझे इससे निरक्ष रेखा पर r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो सुनिए, थ्योरी की बात करते हैं। सुनिए थ्योरी क्या लिखेंगे आप थ्योरी बहुत आसान लिखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जो दिख रहा है वो लिख दो, जो दिख रहा है वो लिख दो, बस छाप दो, फोड़ दो। मतलब एग्जाम में जाओ ना इस बार और पेपर हो, आई होपफुल ऐसा पेपर हो आपकी, वैसे आपकी इच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहो। तो एग्जाम होना तो फोड़ दो इस बार, बस बहुत हो गया चीजों के लिए, बहुत वक्त मिल गया आप लोगों को। मतलब ये सोचो कि करना है तो करना है, करना है तो करना ही है, सोचो कब तक बैठ रहोगे। मतलब पहले तो ये था कि 3 महीने तक, जब 18 जनवरी को स्कूल स्टार्ट हुई, कोर्स कैसे करेंगे, कोर्स कैसे करेंगे, कोर्स कैसे करेंगे, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और अब तो ये होता है कि बस टाइम ही टाइम है, कभी एग्जाम ले लो। तो याद रखिए ये वक्त लाइफ में बार बार नहीं आएगा। तो इस बार अगर एग्जाम नहीं हुई ना, तो आपके लिए बहुत बेकार बात है। उन बच्चों के लिए जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने 3 महीने अपनी पूरी जी जान लगा दी, इसमें दिन रात एक कर दी, रातें खराब कर दी, रातें काली कर दी इन चीजों के लिए। ठीक है, सब कुछ दाव पे लगा दिया चीजों को लेकर, तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर जो नहीं पढ़ सको, नहीं बात है, उसको तो कहने कोई दिक्कत नहीं है, पर जिन्होंने पढ़ा है ना, जिन्होंने मेहनत की है कि हाँ हमें 12th में टॉप आना है, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं नाम ले सकता हूँ बाद में, कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं जिस बच्चों को पढ़ाता हूँ उसमें कई गर्ल्स हैं, कई मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, बायो में भी हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की इस बात के लिए, और आई होप कैसे एग्जाम हो, क्योंकि उनकी मेहनत खराब हो जाएगी इस जगह पे। ठीक, और वो जो डिजर्व करते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो बस फोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा जैसा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप पढ़ोगे, एग्जाम दोगे और पढ़ोगे ना, तो आप लाइफ में निकलोगे आगे। कब तक रहोगे ऐसे? ठीक है, तो चलिए, तो हमने कहा सर ठीक है, इस बात करें। तो यहाँ पे मैंने कहा ये सब +q आवेश है, हम बात कर चुके हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है E। ये E सदिश है ना, प्लस आवेश के लिए दूर की ओर, माइनस के लिए पास की ओर। तो सब प्लस आवेश है, तो इसके कारण इस P पर विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, दूर। ये माइनस है तो उसके लिए कहाँ होगा, पास। प्लस के लिए मैं कर देता हूं E1 और माइनस के लिए मैं कर देता हूं विद्युत क्षेत्र E2। ये मध्य बिंदु है, तो याद रखिए ये एक समकोण से गुजरेगी इस तरह से। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा। अगर थीटा होगा तो यहां से एक समांतर रेखा बनाओ,
अगर ये थीटा है तो ये थीटा क्यों? दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है। दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण समान बनते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और सदिश राशि की घटक करते हो आप 11th में, याद है कि ठीक है ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक सदिश है ए वेक्टर। तो सदिश राशि जिस रेखा से या जिस अक्ष से थीटा बनाएगी ना वहां तो बनता है क्षैतिज, और जिससे नहीं बनाएगी वो होता है ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज में आता है कॉस और ऊर्ध्वाधर में आता है साइन। तो ए कॉस और ए साइन। ठीक, यहां बात करें E1 है ना, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा और ये हो जाएगा E1 sin थीटा। अब देखिए क्या बन रही है, क्या Z बन रहा है क्या? अगर Z बन रहा है तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। मतलब फिर से ये क्या हो गई? सदिश राशि। सदिश है तो इसका एक घटक E2 cos थीटा। cos कहां आता है? जिस अक्ष से थीटा बनता है। और नीचे क्या आ जाएगा? E2 sin थीटा। अब देखिए थ्योरी क्या है। थ्योरी ये है, माना एक विद्युत द्विध्रुव है। थ्योरी क्या है? माना एक विद्युत द्विध्रुव है। थ्योरी क्या है? माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश और बी पर प्लस क्यू आवेश। जो दिख रहा है भाई ये बस सारा खेल इस डायग्राम का है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र ऊपर और माइनस के लिए नीचे। मतलब प्लस के लिए दूर की ओर और माइनस के लिए पास की ओर। अच्छा, यहां पे सदिश राशि है, ये थीटा तो ये थीटा। ठीक, अब उसके बाद क्या सुनी थ्योरी में? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो घटक प्राप्त होते हैं। पहला क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। मतलब घटक कोई दिक्कत नहीं है। क्षैतिज घटक एक दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक विपरीत दिशा में होने के कारण मतलब ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो किसके कारण होगा? इसके कारण। तो आप बोलेंगे E जो है वो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और आप जानते हैं एक परीक्षण आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है? KQ/r²। बिल्कुल जी हाँ, E बराबर KQ/r²। तो अगर ये है प्लस आवेश के लिए प्लस में और माइनस के लिए तो माइनस में। इसकी बात करें कितना आवेश है? Q। इस पे कितना है? -Q। और हम जानते हैं कि द्विध्रुव में दोनों आवेश क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अच्छा, यहां से यहां की दूरी अगर मैं r मान लूं, यहां से यहां की r, तो क्या इन दोनों के विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। मतलब जितना E1 है उतना ही E2 होगा। और कितना होगा इसका मान? KQ/r²। ठीक है, तो दो बार हो गया ना, KQ/r² cos थीटा, KQ/r² cos थीटा। तो क्या हो जाएगा? 2KQ/r² cos थीटा। और हमारी जान दुश्मन मैथ यहाँ पे आ गई। और मैथ की हम बात करते हैं तो cos थीटा कहां काम करता है? समकोण त्रिभुज में। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है थीटा। तो ये आधार, ये लंब, और इसको सब पहचानते हैं। इतिहास से इसका नाम प्रचलित है कर्ण। तो कर्ण प्रचलित तो है वैसे भी। तो cos क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अगर ये मध्य बिंदु है और ये 2a है तो उसका आधा a और कर्ण क्या है? r। तो जो cos है वो क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। तो E 2KQ इंटू a बटा में क्या हो जाएगा? RQ। अच्छा, ये 2a क्या हो जाएगा? 2AQ होता है P, तो KP बटा में RQ। वेक्टर फॉर्म में हम बाद में कर देंगे। अच्छा, और सुनो, ये अगर कर्ण है, ये लंबी आधार है, तो हम जानते हैं पाइथागोरस से कि r² क्या होता है? r² प्लस a²। यहां से r क्या हो जाएगा? r² प्लस a² की पावर 1/2। यहां ध्यान दो, क्यूब है ना, तो अगर मैं क्यूब करता हूं दो तरफ परमाणु तो RQ का मान ये हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान दो, ये बात समझ आ गई। कोई भी डाउट हो भेज सकते हैं कमेंट में। आपके लिए सभी लाइनें खुली हैं। आप जिस व्यक्ति संपर्क करना चाहते हैं उस व्यक्ति के द्वारा आपके सभी लाइनें खोल दी गई हैं, कृपया संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहां ध्यान दो,
द्विध्रुव की बात करते हैं तो एक आदर्श द्विध्रुव की जब बात करते हैं तो दो कंडीशन होती है। आवेश का मान अनंत होना चाहिए, हो नहीं सकता, वो हम मानते हैं आदर्श है, और मध्य की दूरी लगभग 0 होनी चाहिए। तो खुद सोचिए अगर दूरी 0 है, ये दूरी तो आर फिक्स है ही है 10 सेंटीमीटर 20, पर ये दूरी कम से कम होगी नहीं होगी? अगर कम से कम है तो आप बोलोगे आर का मान ए से बहुत ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो उच्च घातों को हम क्या मानेंगे? नगण्य। तो लिख देते हैं केवल इतना, ए की उच्च घातों को नगण्य मानने पर तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? आर की घात 3 बराबर आर स्क्वायर प्लस 0 की घात 1/3, 3/2। इस 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर की घात 3, तो यहां रख देंगे तो ई क्या हो जाएगा? के पी बटा में आर क्यूब। और वेक्टर फॉर्म बात करते हैं तो क्या जाएगा? तो ई वेक्टर बराबर के पी बटा आर क्यू आर कैप। यह आपका हो गया निरक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई बात समझे? चले एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमारा इस चैप्टर के जो क्वेश्चन लगभग पूरे हो गए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। जनरली क्वेश्चन क्या आता है? और कूलाम के नियम का सूत्र लिखो। वो वन शॉट में सारे छोटे क्वेश्चन कवर करवा दिए मैंने यहाँ पे। यहाँ बड़े क्वेश्चन की बात थी। एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके सन 2014 में आया था, वो आरबीएससी में, और था क्या, इस बार आने का चांस है उसका अच्छा सा। क्या है? द्विध्रुव के अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो जो हमने किया था वो निरक्ष पर किया था, अब हम कर रहे हैं अक्ष पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करो। अरे ध्यान दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बड़े तरीके से आता है, घुमाता भी सकता है कई बार। क्या आता है? द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो और आवश्यक चित्र बनाओ। आवश्यक चित्र बनाओ, तो वो बड़ी काम से पड़ेगा। पहले क्या है? चित्र की बात कर लेते हैं। सर मान लेते हैं कि ये एक द्विध्रुव है ए बी, इससे ए पर बात करें तो -q आवेश, बी पर +q आवेश, मध्य की दूरी कितनी लेते हैं हम? हमेशा 2a। इतिहास गवाह इस बात का। तो और ये O। अब सुनना क्या है, थ्योरी की बात आपको याद करनी। माना एक विद्युत द्विध्रुव है, क्या माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके A से A पर -q आवेश और B पर +q आवेश। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, इस O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस खत्म बात, इतना ही करना है। ठीक, अब फिर क्या लिखेंगे आगे? इस पर सुना क्या है? इस प्लस की बात करें, इस प्लस के कारण, अच्छा ये दूरी R है ना, ये कितनी है? A, और ये भी कितनी है? A। तो अगर ये R है और ये A है, तो इस P से लेके A तक की AP ये कितनी हो गई? R + A। और ये अगर पूरा R है और ये A है, तो ये इतना सा क्या हो जाएगा? R - A। तो ध्यान दो, हम जानते हैं कि +q के कारण किसी बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा कहां होती है? बाहर की ओर। और अगर -q आवेश है, मतलब समझो कि ये एक बिंदु B है, ये P है और यहां रखा है +q, तो इसके लिए E कहां होगा? बाहर की ओर। कहां होगा? बाहर की ओर। अब इसको हटाओ, B को भूल जाओ। अब क्या लिए की बात करो कि सर ये A है, यहां -q आवेश है, तो इसके लिए इसको हटाओ। इस -q के लिए P पर विद्युत क्षेत्र कहां होगा? आवेश की ओर, मतलब इधर, मतलब उस तरफ, -q की तरफ। तो ठीक है सर, ये हो जाएगा E2। दोनों को मैं एक साथ करूं तो E1 कहां था? बाहर, और E2 कहां पे? अंदर। ठीक है सर। अब बात करें प्लस के लिए तो क्या बोलेंगे? +q आवेश के लिए विद्युत, +q आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E बराबर KQ, +q है ना, तो प्लस। अच्छा इसमें एक बात याद रखिएगा, जब भी फॉर्मूला काम करेगा ना आपका, तो यहां पे बहुत गलती करते हैं बच्चे। क्या गलती करें? सुनना। आप जिस आवेश की बात कर रहे हैं उस आवेश को पकड़ लो, और जिस बिंदु पर मान निकालना चाहते हो, फिर सुनिए मैंने क्या कहा, जब ये फॉर्मूला काम आता है तो हम लेते हैं E बराबर KQ बटा R²। बिल्कुल सही, कोई गलत नहीं है। लेकिन जब भी हमें काम करते हैं तो बच्चे गलती करते हैं, और क्या गलती करते हैं सुनिए।
आप जब भी ये बात करें तो जिस आवेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस दोनों हैं, तो प्लस आवेश की बात कर रहे हैं तो प्लस को पकड़ लो, जिस बिंदु पर मान निकालना है उसको पकड़ लो, और दोनों के मध्य की दूरी है वो इसमें काम आएगी। तो आप प्लस की बात कर रहे हैं तो E1 क्या आ जाएगा, प्लस KQ, और ये प्लस क्यू आवेश कहां पर है, B पर। कहां मान निकाल रहे हैं, P पर, तो क्या आएगा BP²। वेक्टर फॉर्म में है तो R के वेक्टर की आवश्यकता नहीं है अभी। ऐसे ही माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो E2 बराबर माइनस KQ। अब ध्यान देना बहुत, हम बात करें माइनस Q के लिए कि माइनस Q कहां पर है, E पर, और मुझे मान कहां निकालना है, P पर। तो दूरी कौन सी काम आएगी, AP काम आएगी, नहीं आएगी, बस दोनों को जोड़ दो। क्या है, कुल विद्युत क्षेत्र P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, तो E प्लस KQ बटा BP² प्लस माइनस KQ बटा AP², प्लस माइनस माइनस, आई वो समझ। अच्छा, KQ, ये BP कितना है ध्यान दो, R माइनस A, तो यहां लिखूंगा मैं R माइनस A का होल स्क्वायर, और यहां माइनस KQ बटा R प्लस A का होल स्क्वायर। कॉमन क्या आएगा, KQ, तो 1 बटा R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1 बटा R प्लस A का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला आता है 2KP बटा में RQ, और वेक्टर फॉर्म में क्या जाएगा यहाँ पे, RQ। ठीक है बच्चों, तो हम चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, वन शॉट में कुछ क्वेश्चन हम देखिएगा, आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा, और आई होप मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि ये बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, वैसे कुछ पता नहीं क्या होगा, मोस्ट ऑफ चांस है कि एग्जाम कैंसिल होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पे काम करती है। ठीक है, तो हो सकता है जो लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, मैं उनके लिए प्रे करूंगा, और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं मैं उनके लिए प्रे करूंगा, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं चीजों के लिए, तो उनका चीजों हो अच्छी। ठीक है, तो हम ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से, कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।